दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आज से यूपीएससी सीएससी यानी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स जो अब 2023 और 24 में होने वाले हैं या आगे भी होंगे, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा रोल होता है क्वेश्चन का ट्रेंड समझने में। और कई बार क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए गए होते हैं या सेम एज क्वेश्चन यूपीएससी भी रिपीट कर देता है। और क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे कौन से क्वेश्चन यूपीएससी ने रिपीट किए हैं। जैसे आपने भी सुना होगा कि यूपीएससी कभी रिपीट नहीं करता, लेकिन आपको हम क्वेश्चन दिखाएंगे सेम एज क्वेश्चन भी यूपीएससी अपने पिछले सालों के क्वेश्चन को रिपीट किया है। साथ में अन्य जो एग्ज़ाम लेता है सीडीएस सीएपीएफ उसके भी क्वेश्चन रिपीट किया है। इतने नहीं, सीसाइट में तो सीएपीएफ के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करता है, जो एक पास करना मुश्किल है उसको भी हम आपके सामने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। और इसमें जो अभी जीएस और जीके के जो क्वेश्चन हैं उनका डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन जो मोस्ट रिलेवेंट हैं यूपीएससी सीएससी और सीडीएस सीएपीएफ उनका डिस्कशन विद प्रॉपर एनालिसिस के साथ करेंगे। और प्रत्येक ऑप्शन का भी पोस्टमार्टम होने वाला है, क्योंकि अगले साल यूपीएससी क्या करता है, विद ऑप्शन से नया क्वेश्चन जनरेट कर देता है। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी, अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज करना है। और इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते। तो आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अपने यारों दोस्तों मित्रों सबको शेयर भी करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन है। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, इसी नाम से लर्निंग बाय एपी सर नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। ये 2021 का पॉलिटी का इसी बार का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर होता है कि वह अनुमति दे। तीसरा स्टेटमेंट है, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। यहाँ बिल्कुल आपको यहाँ नहीं बिल्कुल कि ये विशेष बहुमत से पारित होगा, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और समान बैठक में के लिए जान लीजिए अनुच्छेद 108 जो समान ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है, संयुक्त बैठक की बात करता है। और ज्वाइंट सिटिंग में जो साधारण बहुमत से विधेयक पारित होते हैं उसी के लिए बुलाई जा सकती, अन्यथा अदरवाइज नहीं। तो 3 स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के, अब इसमें इस पे आ जाइए, जिनमें 3 नहीं है उसको काट दीजिए। तो ये कट गया। अब ये ऑप्शन आपके बाकी बचे हैं, तो बाकी बचे हैं तो उस पर आप विचार कर लीजिए कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता तो भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकर होता कि वह अपनी अनुमति दे। हाँ, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है कि उसे अपनी सहमति देनी ही होती है। तो 2 स्टेटमेंट भी सही है, 2 स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। और पहला स्टेटमेंट क्या है कि संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की अपेक्षा होती है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्योंकि आप धन विधेयक के संदर्भ में आप ये जरूर देखे होंगे कि धन विधेयक के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जरूरी होती है, बिना उनके पूर्व सहमति के धन विधेयक नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। इसी प्रकार का जो अन्य जो अनुदान मांगे हैं वो भी भारत की राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही प्रस्तुत की जा सकती। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर पहला भी इस प्रकार काटते तो ये कट गया, एक कट गया, एक कट गया। अगर पहला क्लियर होता तो इसका 2 और 3 बिल्कुल सही आंसर आपके सामने हो जाता। इंग्लिश में भी ये लिखा है तो इंग्लिश वाला भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन फिर पूछा गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का संविधान मंत्रियों को 3 प्रकार के, तो यहाँ पर कितने, तो ये 3 प्रकार के मंत्रियों की बात की गई है। तो 3 प्रकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री
और इसके बाद कौन, राज्य मंत्री, उपमंत्री का इसमें कोई प्रावधान संविधान के हिसाब से नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, संघ सरकार में मंत्रियों कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिला करके लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। बिल्कुल बात सही है। इसको 91 संविधान संशोधन ये 2003 में किया गया और इस उपबंध को भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री सहित जो मैक्सिमम मंत्रियों की संख्या हो सकती है वो कितनी, 15% हो सकती है। यही सेम एज प्रोसेस राज्य विधानमंडल के संदर्भ में भी है, लेकिन दिल्ली के संदर्भ में ध्यान रखिएगा यहाँ पर मुख्यमंत्री को शामिल करते हुए 10% है। तो यहाँ पर ये सेकंड स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा बी। तो ये इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्ट्री। अगला टोटल ऑफ, ये इंग्लिश वाली आप रीड कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनंत शक्तियां, यानी केवल लोकसभा के पास पावर है, राज्यसभा के पास नहीं। तो आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किया जा सकता, तो ये नहीं है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा के विरुद्ध लाया जा सकता, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, आपको पता है। तो ये दो स्टेटमेंट लोकसभा की अनंत शक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जा सकता, तो ये क्या है, अनन्य शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना संसद के दोनों सदनों में से अनुच्छेद 61 महाभियोग की बात करता है। इसे लोकसभा राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। तो ये भी 3 पहला काटिए, 3 और पहला जिन में उसको निपटाइए। ये निपट गया, ये निपट गया, ये निपट गया, तो केवल 2 स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में पूछ रहा है। आपको पता है दल बदल विरोधी एंटी डिफेक्शन लॉ, इसे 10वीं अनुसूची में द से 10वीं दल बदल 10वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया और इसके लिए 52वां संविधान संशोधन किया जाता है। और कब, 1985 में। राजीव गांधी इस समय क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अब उसी के संदर्भ में विचार करना है कि यह कानून भी निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। अगला, तो ये स्टेटमेंट यानी 6 माह के अंदर शामिल हो सकता है। कोई भी अगर नॉमिनेटेड मेंबर है वह 6 माह के अंदर किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन करना चाहता है, तब ये एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर लागू नहीं होता है। लेकिन 6 माह के बाद अगर ये शामिल होना चाहे तब नहीं शामिल हो सकता। तो यहाँ एग्जामिनर ने बहुत चालाकी से खेला, 6 माह के अंदर लिख दिया। लेकिन ध्यान रखिए 6 माह के बाहर यानी 6 महीने बीतने के बाद कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नामित सदस्य से शामिल नहीं हो सकता किसी भी राजनीतिक दल में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल का मामला विनिश्चित करना हो। तो नियम में कहीं पर स्पष्ट नहीं किया गया कि जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है या राज्यसभा का पीठासीन जो अधिकारी होता है वो कब तय करेगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही, और पहला हो जाएगा गलत। तो इसका आंसर होगा यानी 2 वाला। तो ये भी आपकी पॉलिटी के क्वेश्चन देखिए बहुत कठिन नहीं पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको हम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया, भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार का एकमात्र अधिकारी जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। तो ये अनुच्छेद आपकी 76 में महान्यायवादी और संसद की बैठकों में भाग ले सकते हैं, अनुच्छेद 88 सी की बात करता है। लेकिन वो अटॉर्नी जनरल की बात करता है। यहाँ जो भारत का सॉलिसिटर जनरल लिख दिया, ये कर दिया गलत, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख इसमें नहीं किया गया। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। भारत के संविधान के अनुसार यहाँ जरूर देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से पूछता है कि भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी, ऐसा संविधान में कहीं पर नहीं लिखा गया कि भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश नहीं होगा। बिल्कुल बात सही है। कोई भी प्राइवेट संगठन है, अब जब तक उसको सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया उसके खिलाफ परमादेश आता ही सरकारी यानी अथॉरिटी के विरुद्ध। तो ये पहला सही है। अगला, किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो
परमा किसी कंपनी के विरुद्ध, भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश मैंडेमस नहीं होगा। अगला, कोई भी लोक प्रवण व्यक्ति, पब्लिक माइंडेड पर्सन, अधिकार परीक्षा को वारंटो रिट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची पेटिशनर हो सकता है। तो ये आपका क्या है, सही है। अगर कोई कंपनी किसी कंपनी के विरुद्ध, भले वो सरकारी कंपनी हो, तो अगर सरकारी कंपनी है तो इसके विरुद्ध परमादेश यानी लाया जा सकता। तो यहाँ ये सेकंड गलत हो जाएगा, 1 और 3 स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही। तो सेकंड काटिए, 1 कटा, 1 कटा, 1 कटा, तो 1 और 3 स्टेटमेंट यहाँ से सही हो जाएंगे। इंग्लिश वाला भी इसमें आप देख सकते हैं। अगला है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष तय करे। सही बात, लोकसभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो लोकसभा अध्यक्ष तय करता है, ये सही है। यह अज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से हो या शासक दल से होगा। अब इसमें इसको नहीं पता तो अभी छोड़ दीजिए। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी होती जैसी कि अध्यक्ष की, और उसके भी निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। अगला, उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता। ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री ऐसा यानी इसमें नहीं। तो चौथा काटिए, चौथा काटोगे, ये गया तो आपका पहला तो सही है, पहला सही है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या था ये देखते हैं। पहला बिल्कुल सही है, तो पहला सही था। इसके बाद दूसरा, यह आज्ञापालक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या शासक दल से होगा। इंग्लिश वाला इस स्टेटमेंट को भी देख लो, जहां डाउट हो तुरंत इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। इट इज देयर इज मैंडेटरी प्रोविजन दैट इलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट एज डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम आइदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी। नहीं, ये स्टेटमेंट क्या मैंडेटरी नहीं है। इसमें जो भी आपके लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उसी में से किसी जो एक का निर्वाचन के माध्यम से अध्यक्ष चुना जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब 1 और क्या हो जाएगा 3, 1 और 3 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 सही है और तीसरा वाला सही है। तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या था ये भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देखते हैं। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट था कि ये वाला देखिए कि सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की वैसी शक्तियाँ होती जैसी कि अध्यक्ष की होती है, उसके विरुद्ध भी कोई भी आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। अगला इसमें देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IR और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है। पहला है एशियाई अवसंरचना इन्वेस्टमेंट, यानी इसी को AIIB के नाम से जाना जाता है, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। आगे इसका मुख्यालय भी ध्यान रखिएगा, ठीक। दूसरा MTCR मिसाइल कंट्रोल जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम है ये। अगला SCO का मेंबर भारत भी है। तो पूछा किसमें, AII में भी भारत सदस्य है, MTCR में भी भारत मेंबर है, SCO में 2017 अस्ताना जो सम्मेलन हुआ, इंडिया और पाकिस्तान को इसमें मेंबरशिप शामिल कर ली गई है। तो इसके तीनों के इंडिया मेंबर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों का इंडिया मेंबर है। आगे आप ध्यान रखिएगा। अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। अगला, वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली द्वारा होता है। यहीं पर आपका एग्जामिनर ने गेम खेला क्योंकि यहाँ 1 पार्टी सिस्टम से होता है। तो ये 2 स्टेटमेंट गलत हो गया। अब जहाँ जहाँ 2 है उसको निपटाइए। तो ये निपट गया, ये निपट गया। अब बचे कौन है, 3 देखो कॉमन है तो 3 तो सही होना है। तो 3 पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्त श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। तो ये 3 स्टेटमेंट बिल्कुल है सही। इसके बाद फिर अगला देखो, हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक ई सेवा सेक्टर वियतनाम में है। नहीं, यहाँ एशिया लगाता तब सही हो जाता, इंडो पैसिफिक लगा दिया तो इसलिए 5वां भी गलत है। तो इसका यानी 5 काट दीजिए। और कौन काटे थे, तो इसका आंसर 2 और 4 क्या बचेगा, 2 और 4 बच रहा है। यानी 2 भी काटे थे और 5 काटे थे। तो 2 को काटा, 1 कटा, 5 काटा, 1 कटा, और तो 1 और 3 4, 1 3 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा, ये सही है। इसके बाद फिर
3 वाला क्या था, वियतनाम का आर्थिक, ये भी सही है। 3 के बाद फिर कौन सही हुआ है, 4, यानी लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया, ये भी सही है। और एक कंपेयर किया गया, चाइना में जितनी मजदूर मिलते हैं उसके आधे रेट में, यानी आधे रेट पे, सस्ते दर पे यहाँ वियतनाम में मिलता है, यानी मजदूर आपको काम करने वाले मिल जाते हैं, तो इसलिए भी यहाँ पर तेजी से उभर रहा है, यानी वियतनाम। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम उत्कृष्ट रूप में, यानी आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन चुनना है, कौन होगा। तो ये इससे जनजाति लोगों की जमीनें गैर जनजाति लोगों को अंतरित करने में रोक लगेगी। इससे इस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। इससे यह क्षेत्र संघ राज्य में बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं, तो ये तो फर्जी है, काट दीजिए। जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य, नहीं कोई ये विशेष राज्य इसके अंतर्गत घोषित नहीं किया जाता। तो इसमें पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि इससे जो जनजाति लोगों की ज़मीनें होती हैं गैर जनजाति लोगों को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकेंगी। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची दोनों आप जानते ही हो, यानी 5वीं अनुसूची, छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के संबंध में विशेष उपबंध किया गया, और इसके अलावा जो बाकी जनजाति क्षेत्र बसते हैं वो 5वीं अनुसूची में उनका उल्लेख किया गया है। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए, तो ये आपके टोटल अब आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी के बाद अगले डेली बेसिस पे हम 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ये अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।